आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आप अपने एलेट पीजी 2024 के एग्जाम को अगले 3 महीने में कैसे प्रिपेयर करेंगे। और साथ में हम लोग ये भी बात करेंगे कि अगर आप क्लैट और एलेट एग्जाम की तैयारी साथ में कर रहे हो तो आपको ये तैयारी है उसको किस तरीके से बैलेंस करना है ताकि आपको दोनों ही एग्जाम्स में बढ़िया रिजल्ट मिले। तो बिना देर के सबसे पहले वीडियो के अंदर मैं आपको ये भी बोलना चाहूंगा कि अगर आप मान लो एलेट पीजी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो अलॉन्ग विद क्लैट पीजी एग्जाम, तो आप हमारा एलेट प्लस क्लैट का जो प्रिपरेशन कोर्स है उसको आप बाय कर सकते हो। ये जो आपका कोर्स है ये आपका अभी केवल 6,000 रुपीज में आपको अवेलेबल हो जाएगा 5,999 में। इंडिपेंडेंस डे की जो हमारी सेल है उसके अंदर आपको पूरा मिल जाएगा। इसके अंदर हम लोगों ने जितने भी सब्जेक्ट्स आपके क्लैट और एलेट दोनों के अंदर इंपॉर्टेंट है और जो आएगा पूरा सिलेबस जो आपका है वो हमने कवर करा है अलॉन्ग विद मॉक पेपर्स फॉर बोथ क्लैट एग्जाम एंड एलेट एग्जाम। एलेट के लिए 5 मॉक पेपर्स हैं, क्लैट के लिए थोड़े से ज्यादा 70 मॉक पेपर्स वो है आपके। तो आपका पूरा यहाँ पे जो एक कवरेज होता है आपके दोनों एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वो हम लोग ने पूरा सिलेबस का दिया है। अलॉन्ग विद हम लोग यहाँ पे स्पेशल लेक्चर्स का भी हम लोग प्लान कर रहे हैं डालने का फॉर द एलेट पीजी एग्जाम कि अगर लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चन है तो उनको आपको कैसे क्या आंसर करना है पर सब्जेक्ट हम लोग वो भी यहाँ पे कवर करेंगे इस कोर्स के अंदर। तो अगर आपको एनरोल करना है तो आप 5,999 में यहाँ पे एनरोल उस कोर्स में कर सकते हो। अब बिना देर के वीडियो को शुरू करते हुए सबसे पहले ये बात कर लेते हैं थोड़ा सा ब्रीफ में कि पेपर पैटर्न क्या है भाई एलेट एग्जाम का। यहाँ पे ये जो आपका एग्जाम है ना इसमें आपको अब इस बार 100 एमसीक्यूज मिलेंगे। पहले क्या हुआ करता था कि इसके अंदर आपको सब्जेक्टिव आंसर राइटिंग और इंग्लिश का पोर्शन मिलता था, लेकिन इस बार इस चीज को बिल्कुल तरीके से खत्म कर दिया गया है। और यहाँ पे आपको टाइम है वो आपको मिलेगा 2 घंटे का, 2 आवर्स का यहाँ पे टाइम रहेगा। उसके बाद आपको जो नेगेटिव मार्किंग है वो 0.25 मार्क्स यहाँ पे मिलेगी कि अगर आपने एक क्वेश्चन गलत करा तो 1 मार्क मिलेगा अगर आप सही करते हो, 0.25 मार्क्स अगर आप गलत करते हो। लेकिन जो पॉइंट है वो ये है कि ये जो 100 एमसीक्यूज होंगे आपके ये आपके काफी ज्यादा लेंदी होने का पूरा पूरा चांस है। बिकॉज यहाँ पर अगर आपको 2 घंटे दिए जा रहे हैं तो एलेट पीजी का जो पेपर है वो इसीलिए डिजाइंड होता है कि आपका कम से कम टाइम में आपको कितना ज्यादा वो लोग मेहनत करवा दें कि आपको रीड करके केवल अपना आंसर निकालना, उसमें सबसे ज्यादा इन लोगों का यहाँ पे अटेंशन डिटेल रहता है। तो जब एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको इस बात का मेक श्योर करना है कि आप अपनी रीडिंग एबिलिटी पे बहुत ज्यादा काम करो। उसके लिए भी मैं आगे आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको पूरी चीज प्लान आउट करनी है, सब्जेक्ट वाइज कैसे जाना है। सबसे पहले लेकिन हम लोग ये भी देख लेते हैं कि आपके पास टाइम यहाँ पे कितना बचा है। अगर हम लोग बात करें तो ये जो वीडियो है ये आपकी बेसिकली 9 तारीख या 10 तारीख को आप देख रहे होगे और आपके पास यहाँ से लेके समझिए 10 दिसंबर तक का टाइम है, तो करीब 4 महीने हैं। मैं आपको जो पूरा पैटर्न है वो 3 महीने के हिसाब से इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज आप क्लैट एग्जाम की तैयारी भी हो सकता है पैरेलल में कर रहे हो, तो आपको वहां पे जो एक्स्ट्रा टाइम है वो यहाँ पर रखना पड़ेगा क्लैट के लिए भी ताकि बैलेंस आउट आप दोनों को कर पाओ। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिन पे कि हम लोग को एसेंशियल फोकस रखना है वाइल प्रिपेयरिंग फॉर दिस पेपर। मेरा जो एडवाइस आपसे ये रहेगा कि अगर आप मान लो एलेट एग्जाम और क्लैट एग्जाम की तैयारी साथ में कर रहे हो तो सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्वियस सी बात है। क्लैट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, एलेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, पर उतना इंपॉर्टेंट मैं कहूंगा नहीं, पर पढ़ना आपको पूरा है। आप स्किप नहीं कर सकते हो कोई भी पार्ट, पूरा पोर्शन यहाँ पे आपको कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का पढ़ना है। डिफरेंस कहां पे आता है प्रिपरेशन में वो बात समझिए। क्लैट के पेपर के अंदर आप अगर मान लो बेयर एक्ट की बात करते हो जो आपके पूरे आर्टिकल से सब कुछ है वो आपको ठीक से देखना पड़ेगा, लेकिन एलेट के लिए आपको बेयर एक्ट की उतनी जरूरत नहीं है। आपको फोकस इस चीज पे करना है कि जो आपके कंसेप्ट हैं यहाँ पे, जैसे मान लीजिए अगर मैं बात कर लेता हूँ आर्टिकल 12 की, तो आर्टिकल 12 के अंदर स्टेट क्या होता है, ठीक है, स्टेट के अंदर जो आपकी बॉडीज आती हैं वो आपकी कौन कौन सी है वो आपको देख के चलना है। ये नहीं पता होना चाहिए कि आर्टिकल 12 क्या है, लेकिन बॉडीज कौन सी है वो। और जो आपका टेस्ट होता है यहाँ पर जो कि आपका रेवन्ना डेरा शेट्टी के केस में आया था, उस टेस्ट का आपको अच्छे से ज्ञान होना चाहिए बिकॉज वहां के अंदर वो लोग सीधे सीधे आपको एक सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन दे देंगे कि भैया जो आपका वो था यहाँ पे टेस्ट, उसके बेसिस पे ये बताओ कि ये जो पर्टिकुलर आपका ऑर्गेनाइजेशन है क्या ये आर्टिकल 12 के एम्बिट के अंदर आता है या फिर नहीं आता है। जैसे मान लो इसके अलावा मैं एग्जांपल और दूं, मान लो आर्टिकल 15 में आप चले गए तो आर्टिकल 15 के अंदर आर्टिकल 15 क्लॉज 5 हो गया या फिर 15 क्लॉज 6 हो गया, इनके अंदर ये दोनों आर्टिकल्स आपके अमेंडमेंट्स के थ्रू ऐड हुए हैं, डेफिनेट सी बात है। अब यहाँ पे ये लोग आपसे ये पूछेंगे कि भाई ये पर्टिकुलर पर्सन जो है ये पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर क्या आर्टिकल 15 क्लॉज 6 होगा, 15 क्लॉज 5 एप्लीकेबल होगा, कितना एप्लीकेबल होगा, कैसे होगा। इस तरीके की जो ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं ना कि वो लोग कॉन्सेप्ट उठाकर उसमें से आपसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस पे एक्सपेक्ट करके चलिए। ये आपसे एक्सपेक्टेशन आप मत रख के चलो कि आपसे बेरैक्ट वाला डायरेक्टली पूछेंगे या बेरैक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको इलस्ट्रेशंस के ऊपर, आपके केस लॉस के ऊपर, केस लॉस के अंदर लेट डाउन प्रिंसिपल्स के ऊपर उस पर बहुत ज्यादा काम करना है। सो इसीलिए मैं आपको रिकमेंड ये करूंगा कि क्लैट के लिए जब आप तैयारी कर रहे हो तो इस बात का ध्यान रखो कि आप केस लॉस को अच्छे से पढ़ना, बिकॉज यहाँ पे केस लॉस में से सीधे सीधे जो आपके बेसिकली पुराने केसेस हैं उससे सीधे सीधे क्वेश्चन आएंगे और ये भी एक चांस हो सकता है कि लैंडमार्क केसेस में से भी चांस आए। तो आप
इस चीज का ध्यान रखो कि आप एससी ऑब्जर्वर की वेबसाइट पे जाके जो आपके लैंडमार्क केसेस हैं उनको आप एक बार प्लीज जाके कवर करना, दोनों में ही आपको बेनिफिशियल होगा, क्लैट में भी एलेट में भी। फिर इसके बाद जो अगला सब्जेक्ट है वो है आपका सीपीसी। अब आप कहोगे सर क्लैट में तो सीपीसी आता नहीं है, ऑब्वियस सी बात है नहीं आता, लेकिन एलेट के अंदर सीपीसी आने का चांस है, बिकॉज पिछले 2 पेपर्स में अगर आप चेक करोगे तो एलेट के क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं। सो आपको एलेट के अंदर वही बात है, बैराक नहीं रटनी है। आपको बस इस बात का ध्यान रखना है कि आप जितने भी यहाँ पे ऑर्डर्स हैं, जितने भी यहाँ पे आपके सेक्शंस हैं, उनको आप कायदे से करो। उनके अंदर जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे मान लीजिए अगर मैं बात करता हूँ केवल प्लेंट की, ऑर्डर 7 की, तो ऑर्डर 7 के अंदर जो पूरा प्रोसीजर दिया हुआ है कि प्लेंट यहाँ पे फाइल कैसे होती है, फिर उसके बाद उसके अंदर एसेंशियल्स क्या होते हैं, फिर उसको रिजेक्ट कैसे किया जा सकता है, रिकॉल कैसे होती है, ये सारी चीजें जो आपका पूरा ये फंडामेंटल वो है ना, आपको केवल कंसेप्ट पता होना चाहिए कि भाई होता क्या है। या फिर आप मान लो केवल बात करो रेस जुडिकाटा की बात कर लो, रेस जुडिकाटा के अंदर इतने सारे आप समझ लीजिए कि प्रोविजंस और बाकी चीजें होती हैं, केस लॉज होते हैं, उनको आपको ध्यान से पढ़ना है कि भाई अगर मान लो आपसे पूछ लिया गया कि इस पर्टिकुलर केस में रेस जुडिकाटा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, उस चीज का आप आंसर कर पाओ, बिकॉज सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस आपसे सीधे सीधे पूछे जाएंगे। दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि रेस सब जुडिस, रेस जुडिकाटा, ये जितने डॉक्ट्रिन्स हैं वो सारे अच्छे से करो, जितने आपके कंसेप्ट दिए उनको अच्छे से करो, बेराक्ट को रटने मत बैठना, यहाँ पे सीपीसी के लिए बता रहा हूँ। इसके बाद हम लोग बात करते हैं सीआरपीसी की। यहाँ पे भी सेम फंडा अप्लाई करता है कि भाई आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी मान लो जैसे अरेस्ट की हम लोग बात कर लेते हैं, तो अरेस्ट के अंदर राइट ऑफ एन अरेस्टेड पर्सन आपको कंसेप्ट पता है। अब वो लोग ये पूछेंगे कि भाई ये जो पर्सन अरेस्ट हुआ है, क्या इसके साथ जो पुलिस ऑफिसर इसने क्या गलत करा, इज ही बीइंग अरेस्टेड इन द राइट मैनर और नॉट। उसके अंदर पूरी सिचुएशन बता देंगे कि भाई ऐसे ऐसे गए, रात के मान लो 2 बजे पहुंच गए, या फिर ये औरत थी, या ऐसा था या वैसा था, मतलब वो लोग 50 तरीके से चीजों को घुमाएंगे, मतलब अलग अलग चीजों को उठाएंगे सीआरपीसी के अंदर से, एंड दे विल ट्राई टू इंक्लूड इट इनसाइड अ सिचुएशन, एंड देन दे विल आस्क यू कि भाई तू बता इसमें क्या सही है, इसमें क्या गलत है। सो आपको जस्ट मेक श्योर करना है कि व्हेन यू आर रीडिंग सीआरपीसी, डोंट गो फॉर द बेयर एक्ट, गो फॉर द कंसेप्ट इटसेल्फ। कंसेप्ट को समझो, कंसेप्ट के साथ जो इलस्ट्रेशंस दिए हुए हैं बेयर एक्ट के अंदर भैया उसको रटो, उससे आपका काम बनेगा। केस लॉज पढ़ने से आपका काम बनेगा, बेयर एक्ट से कोई तरह मतलब नहीं है। और उसके बाद अगर हम लोग इसके आगे बात करते हैं आईपीसी के अंदर, आईपीसी के अंदर भी सेम फंडा है। आईपीसी के अंदर आप सबसे ज्यादा समझ के चलिए कि चाहे आप बात करते हो मान लो मिस्टेक ऑफ फैक्ट की, अब मिस्टेक ऑफ फैक्ट के अंदर आपको एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स पता है मिस्टेक ऑफ फैक्ट के, ठीक है। अब वो आपसे ये पूछेंगे कि भाई इन एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स की बेसिस पे ये बताओ कि ये जो पर्टिकुलर सिचुएशन है इसमें क्या ये बंदे को इस चीज का डिफेंस का फायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बताओ। आपको उसके अंदर इलस्ट्रेशंस होते हैं, ऑब्वियसली बात है इलस्ट्रेशंस के अंदर से आपको वो कई बार आंसर उठ के मिल जाएगा, कई बार ऐसा भी होगा कि 2-3 इलस्ट्रेशन को कंबाइन करके कॉम्प्लेक्स सिचुएशन बनाती, वहां से आपको वो करना है। तो उसके अंदर जो कॉम्प्लेक्सिटी आती वो आती है एक साथ 2-3 लीगल प्रिंसिपल्स को लगाने की, और साथ में इस चीज का ध्यान रखने की कि आप काफी ज्यादा क्वेश्चंस जो है आपके उसमें रीडिंग आपको बहुत करनी पड़ेगी, बिकॉज काफी लंबे लंबे क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। एक एक क्वेश्चन आप समझ लीजिए कि 100 वर्ड्स का भी, 100 से लेकर 150 वर्ड्स का क्वेश्चन एक हो सकता है, तो उसको पहले पूरा रीड करो, एक एक पॉइंट को नोट डाउन करो कि भाई इसमें क्या क्या पॉइंट्स बोले गए, और उसके हिसाब से फिर आपको 4 ऑप्शंस को यहाँ पे स्वाइप थ्रू करना है कि हाँ भाई इसमें से ऑड वन आउट करके कि सही कौन सा है गलत कौन सा है। तो उसमें टाइम काफी लगेगा, प्रैक्टिस काफी लगेगी। तो उसके लिए मेरी रिकमेंडेशन ये भी रहेगी कि आप दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज डीजेएस के जो आपके पेपर्स होते हैं ना लास्ट ईयर के, उनको आप जरूर देखो, उनके अंदर आपको ऐसे क्वेश्चन बहुत मिलेंगे। या फिर मान लो इससे जुड़े हुए जो आपके लीगल रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं ना, आप इसके लिए एलेट की भी जो लास्ट ईयर के पेपर्स हैं उनको भी आप देख सकते हो। हम लोग अपने कोर्स के अंदर इन पेपर्स को से अवेलेबल करवाया है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तो आप इसको देख सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं बात करूँ जैसे एविडेंस एक्ट हो गया, तो एविडेंस के अंदर भी सेम बात है कि आप जब पढ़ाई कर रहे हो तो आपको अच्छे से कंसेप्ट का पता होना चाहिए कि भाई जैसे मान लो अगर मैं नार्को टेस्ट की बात कर लेता हूँ, ठीक है, नार्को टेस्ट और ये सब पूरा, तो उसमें किस पर्सन के पास ये अधिकार है कि भाई जो एविडेंस दिया जा रहा है तो वो एडमिसिबल है कि नहीं है, कि क्या है, कि कैसे है, उस तरीके की यहाँ पे पूरा वो सिचुएशन बना के देंगे क्वेश्चन को, ऑब्वियस सी बात है। सेम चीज यहाँ पे आप कंपनी लॉ की बात करते हो, तो कंपनी लॉ से पिछली बार जैसे क्वेश्चन आया था मर्जर्स में से और उसमें से एलिट के अंदर, तो वहां पे भी आप उम्मीद इसी तरीके से कर सकते हो कि भाई पूरा सिचुएशन देंगे फिर पूछेंगे। तो आपको अच्छे से इसको पढ़ना है, बैराक नहीं रटनी है, आपको पढ़ाई करनी है अच्छे से, ठीक है। क्लैट की जो स्ट्रेटजी है वो थोड़ी डिफरेंट है, उस पर मैं अभी आगे बात करूंगा। पहले मैं सब्जेक्ट वाइज थोड़ा सा आपको बता दूं कि कौन से फोकस है, क्या कैसे करना है। लॉ ऑफ टॉर्ट्स ये समझ लो भाई बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इसमें से ना भर भर के क्वेश्चंस 2022 में पूछे गए थे, 2023 में उतने नहीं थे, पर 2024 में मुझे लगता है काफी अच्छे से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि इसके अंदर जितनी आपकी डॉक्ट्रिन्स हैं, जितने आपके ऑफेंसेस हैं, जितने आपके डिफेंसेस हैं, सब कुछ भैया अच्छे से पढ़ो। केस लॉज जितने आपके इंग्लिश वाले हैं, इंडिया वाले हैं, सारे के सारे अच्छे से पढ़ो। इसमें से जरूर आपका आएगा, या लिख के ले लो मुझसे। और इसके अंदर भी आपका जो कॉम्पिटिशन एक्ट है या मोटर व्हीकल एक्ट है या इस तरीके की जो आपके वो आपके सब्जेक्ट्स हैं,
उनको भी आपको करके चलना है, इसको आप छोड़ नहीं सकते हो। और ये आपका एसेंशियल मैं नहीं कहूंगा, मोटर व्हीकल और वो, बट टॉट्स को आपको अच्छे से करके जाना है। उसके बाद फैमिली लॉ की मैं बात करूं तो फैमिली लॉ इंपॉर्टेंट है, उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, पर हाँ आपको पढ़नी है। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट लॉ, अगेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट यहाँ पे। इसके अंदर भी आपके जितने इलस्ट्रेशन दिए रहते हैं या फिर जो आपके केस लॉज होते हैं, सेक्शन बाय सेक्शन आप जाओगे और आपको पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना है, आपको छोड़ नहीं सकते हो, ठीक है। तो वो अच्छे से आप करके जाओ। एज आई सेड, बेरैक पे ध्यान नहीं है, केवल सेक्शंस पे ध्यान है। इसके बाद इंटरनेशनल लॉ और जूरिस्प्रूडेंस, भाई ये तो थोड़े से भारी सब्जेक्ट्स है। इनके अंदर ना आपको पढ़ाई पूरी करनी है, जैसे आप नॉर्मल एक पढ़ाई करते हो इंटरनेशनल लॉ की, आप जय अपने कॉलेज में जैसे आप पढ़ाई करो वैसे आप करो, जूरिस्प्रूडेंस के लिए भी सेम चीज है। बस ध्यान इस चीज का रखो कि आपको सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करने की आदत डालनी है, दैट इज द मेन फंडा। अब इसके बाद इस बारे में अगर मैं बात करूं कि कितना टाइम लेना चाहिए 3 महीने की प्रिपरेशन के हिसाब से अगर मैं बात कर रहा हूं, तो यहाँ पे बेसिकली ये ध्यान रखिए कि आप ये जितने सब्जेक्ट्स मैं आपको दिखा रहा हूँ इनको आप 2 महीने में खत्म करो। विद इन 2 months these subjects have to end, बिकॉज उसके बिना आप अगर प्रैक्टिस उसके बाद नहीं करोगे और रिवीजन पे ध्यान नहीं दोगे तो बहुत दिक्कत होगी। तो आपको इन सब्जेक्ट्स को ना पढ़ना है पूरा डीप डाउन जाके, एक एक कंसेप्ट को बैराक पे जरा वो नहीं करना है, अपना पढ़िए। और पढ़ने के बाद इस चीज का ध्यान दीजिए कि आप रिवीजन पे काफी फोकस करो और प्रैक्टिस करने पे मतलब बेसिकली ध्यान दो मॉक पेपर्स की और बाकी चीजों की, तभी आपके यहाँ पे बेड़ा पार लगेगा। ये बात ध्यान रखिए। और यहाँ पे मेरे हिसाब से अगर जो पेपर पैटर्न है, अगर मान लो 100 क्वेश्चन या जो भी है, तो यहाँ पे कट ऑफ थोड़ा सा हाई जाने का चांस डेफिनेटली हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर मैं सॉरी एनएलयू दिल्ली के मैं सीट्स की बात करूँ तो थोड़ी सी सीट्स आपकी लिमिटेड है, क्लैट की तरह थोड़ी ना है कि भैया यहाँ पे इतनी सारी सीटें हैं, इतने सारे कॉलेज हैं तो बहुत ज़्यादा कॉम्बिनेशन और मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन होता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे एक कॉलेज है, एक सीट है, तो आपको उसके हिसाब से तैयारी करनी है। अब अगर मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू पे बात करूँ कि भाई अगर आप क्लैट और एनएलयू की तैयारी साथ में कर रहे हो तो आपको क्या करना है, तो ये जितने सब्जेक्ट्स मैंने लिखे हैं इसमें से पहली बात तो आप सीपीसी को माइनस कर दो, उसको आपको पढ़ने की जरूरत उतनी है नहीं। इसके अलावा जितने सब्जेक्ट्स हैं उनके अंदर अब आपको बेरैक पे भी ध्यान देना है, ये ध्यान रखना, बेरैक फॉर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जितने आप पे उनको ध्यान देना है, उनकी जो पढ़ाई है, साथ में रिसेंट और लैंडमार्क केसेस को आपको पढ़ते हुए चलना है। तो अगर आप 3 महीने में दोनों एग्जाम्स की तैयारी एक साथ कर रहे हो देन आई वुड से काम थोड़ा ट्रिकी होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि काम असंभव होगा। बस पॉइंट इतना है कि अगर आपने तैयारी थोड़ी सी पहले करके रखी है कि आपने जैसे कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो कि पहले से आपके तैयार थे और अब आप केवल उसके रिवीजन में या फिर उसके थोड़ा सा डीप स्टडी में जाओगे तो थोड़ा सा आपके लिए प्रिपरेशन आसान रहेगा, बिकॉज आप इस चीज का ध्यान रखो कि जो लैंडमार्क केसेस हैं आपको पहले सबसे ज्यादा उन पे फोकस करना, चाहे आप एलेट के लिए भी तैयारी करो, केवल एलेट के लिए भी, तो भी आपको लैंडमार्क केसेस को बहुत अच्छे से पढ़ना है। एससीओ पे जाइए, लैंडमार्क केसेस को अच्छे से पढ़िए। और उसके अलावा जो आपके रीसेंट केसेस हैं, अगर आप केवल 2023 के केसेस पे भी ध्यान दोगे ना तो आपका कहीं ना कहीं काम चल जाएगा। आप उसके पहले वाले केसेस के ऊपर थोड़ा सा कम भी ध्यान दोगे उतना वो नहीं होगा, बिकॉज अभी जो पेपर पैटर्न है मेरे हिसाब से थोड़ा सा रीसेंट केसेस पे उतना फोकस नहीं है, लैंडमार्क केसेस के ऊपर 17 से लेकर 23 के ज्यादा फोकस है। तो मैं उस हिसाब से कहूंगा कि आप अपनी पढ़ाई इस तरीके से करो, ज्यादा उसमें वो मत करो, लैंडमार्क केसेस ज्यादा पढ़ो, रीसेंट केसेस 2023 तक के पढ़ लो, मेरे हिसाब से काम यहाँ पे हो जाना चाहिए। अगर उसके पहले का आप मान लो आपका टारगेट है कि भाई मुझे पीएसयू भी देना है और आप बेसिकली ये समझ लो कि एलेट के एग्जाम की जब आप तैयारी कर रहे हो तो आपको जो आपका फोकस है वो आपको ज्यादा एनएलयू दिल्ली की तरफ रखना, बिकॉज रीजन क्या होता है किसी भी स्टूडेंट के पास कि वो एनएलयू दिल्ली का स्पेसिफिकली प्रिपेयर करता है अलॉन्ग विद क्लाइंट, कि वो दिल्ली में ही रहता है, ही इज अ डेलाइट। तो एनसीआर या फिर दिल्ली में रह रहे हो भाई, तो आपको ऑब्वियसली बात है एलेट अगर मान लो देना है, आपको दिल्ली छोड़ के नहीं जाना है, तो आपको उस पेपर में ज्यादा ध्यान देना है। तो आप क्लैट के अंदर फिर उतने अच्छी परफॉर्मेंस को उम्मीद बाय डिफॉल्ट नहीं कर सकते और आपने पहले से प्रिपरेशन नहीं करी है। तो मेरी रिकमेंडेशन क्या है कि आप फिर ये मान के चलो कि आप टॉप 5 या टॉप 10 कॉलेज आपको आराम से मिल जाएगा और अलॉन्ग विद दैट एनयू दिल्ली आपका एक बैकअप ऑप्शन है ही है, उसके लिए आप तैयारी कर ही रहे हो। दैट इज माई पूरा फंडामेंटल किस तरीके से आप प्रिपेयर करोगे यहाँ पे। अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो मैंने जो एक 3 मंथ्स की प्रिपरेशन वीडियो है क्लैट पीजी के लिए, वो मैं भी को लाने की कोशिश करूंगा इस हफ्ते के अंदर में। अलॉन्ग विद दैट अगर आपको हमारे कोर्स में एनरोल करना है तो डेफिनेटली इस बारे में सोच सकते हैं कि आपको एनरोल करके पढ़ाई करनी है, अपना बढ़िया से वो करना है, तो आपका 5999 में पूरा कोर्स आपके लिए अवेलेबल यहाँ पे रहेगा। उसके अलावा भी मैं अगर एक चीज ऐड करूँ कि इसके जो बचे हुए सब्जेक्ट्स है, जैसे मान लीजिए मैं बात करता हूँ एमवी एक्ट की, ठीक है, लॉ ऑफ यहाँ पे लेबर लॉ की, माफ करिएगा, लेबर लॉ हो गया, इन्वायरमेंट लॉ हो गया, ये सब्जेक्ट्स भी ऐसे जो कि आपको करने हैं पर ऊपर ऊपर से करिएगा, उतना डेप्थ में नहीं जाना है,
ऊपर से करिएगा। एमवी एक्ट हो गया, लेबर लॉ हो गया, एनवायरमेंट लॉ हो गया, आईपीआर हो गया। आईपीआर एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, आप कह सकते हो, तो इसको आपको अच्छे से करना है। फिर उसके अलावा आपका इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज एक्ट हो गया, या फिर पॉस्को पीएमएलए, ये सब ऐसे सब्जेक्ट है जो कि आप वैसे भी उसमें करोगे, तो आपको इसको ऊपर से करके जाना है। लेकिन ये एसेंशियल जो सब्जेक्ट्स है उसके कैटेगरी में उतना ये नहीं आता है। बस उम्मीद कर सकते हो कि हाँ भाई एक आधा 3-4 क्वेश्चन मान लो इसमें से आगे, तो आपका उतना वो नुकसान नहीं करेगा। आप अगर उतने डेप्थ में नहीं भी पढ़ोगे तो बस आपको कंसेप्ट पता होने चाहिए, ये है। लेकिन मैं डेफिनेटली ये कहूंगा कि आईपीआर को आप इस लिस्ट में ऐड जरूर कर लेना, बिकॉज आईपीआर इज समथिंग जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। मैंने ऐड नहीं करा, इसको जरूर से आप ऐड करके चलिएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, आई विश द वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर सक्सेस। अगर आपको कोई डाउट्स है, कोई चीज है जो आपको पूछनी है मुझसे, आप नीचे कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हो। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो। बाय।